नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर आपके अपने इस प्यारे सी चैनल इजी एजुकेशन में स्वागत है। मैं सुरेंद्र कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास हमारी कक्षा 10 इतिहास की होने वाली है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सामाजिक विज्ञान पहले पार्ट की मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। ये हमारी इतिहास की पहली वीडियो होगी। जैसा कि आप लोगों को पता होगा 30% सिलेबस के हिसाब से यहाँ पर इतिहास में आपके 3 लेसन हैं। जो कि हमारा पहला लेसन है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आइए इसको हम एक एक करके समझते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पार्टी के बारे में समझेंगे कि पार्ट में राष्ट्रवाद का मतलब क्या है। कि यूरोप में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद और भी देशों में राष्ट्रवाद, तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पर बताया है कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, मतलब अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति जो आपके अंदर प्रेम की भावना है, उस प्रेम की भावना को ही हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है। अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को ही हम क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग है वो है राष्ट्र। ये आपका बेसिक है, थोड़ा बेसिक जानना जरूरी है, जब भी आपको पाठ समझ में आएगा। तो राष्ट्र यानी एक जो महान व्यक्ति थे अर्नेस्ट रेनर। तो अर्नेस्ट रेनर ने क्या बताया कि राष्ट्र किसे कहते हैं। राष्ट्र उसे कहते हैं जिसमें समान भाषा हो, समान नस्ल के लोग हों और समान धर्म हो, उसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं। राष्ट्र किसे कहते हैं, तो अर्नेस्ट रेनर ने ये बताया कि जिस देश में समान भाषा, समान नस्ल, समान जाति, समान धर्म हो उसे हम राष्ट्र कहते हैं। तो इसलिए यहाँ पर परिभाषा लिखी गई है कि अर्नेस्ट रेनर के अनुसार समान भाषा, नस्ल, धर्म से बने क्षेत्र को क्या कहते हैं, बने क्षेत्र को हम राष्ट्र कहते हैं। एक जो राष्ट्र होता है दोस्तों, वो राष्ट्र लंबे प्रयासों के त्यागों और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ये राष्ट्र ऐसे ही नहीं बन जाता है। कोई भी देश राष्ट्र तब कहलाता है उसको बहुत लंबे प्रयास, मतलब बहुत समय इंतजार करना पड़ता है, बहुत से त्याग करने पड़ते हैं, जब जाके वो राष्ट्र कहला पाता है। तो यहाँ पर अर्नेस्ट रेनर ने ये बताया कि राष्ट्र का कौन हो लगा या फिर राष्ट्र किसे कहते हैं, तो जिस देश में समान भाषा हो, समान नस्ल के लोग रहते हों, समान धर्म हो, वो हमारा राष्ट्र कहलाएगा। जो राष्ट्र होता है बहुत लंबे प्रयासों का क्या होता है, चरम बिंदु होता है, यानी लास्ट बिंदु होता है। ये अर्नेस्ट रेनर कौन थे, तो ये अर्नेस्ट रेनर जो था वो फ्रांसीसी दार्शनिक था। कौन था, फ्रांसीसी दार्शनिक था, जिसका जन्म 1823 में और मृत्यु 1892 में हुई थी। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई कि अर्नेस्ट रेनर जो था वो फ्रांसीसी दार्शनिक था। और उसने क्या बताया, उसने बताया कि राष्ट्र की परिभाषा उसने बताई कि जिस देश में समान धर्म हो, समान नस्ल हो, समान धर्म, समान नस्ल, समान भाषा होगी, तभी उसे हम राष्ट्र कहेंगे। और जो राष्ट्र होता है बहुत लंबे प्रयासों हों, त्यागों और निष्ठा का क्या होता है, चरम बिंदु होता है। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है ई स्टेट जनरल। तो ई स्टेट जनरल क्या होता है, तो आइए समझते हैं। तो 1789 में, जैसा कि आपको दिख रहा है कि 1789 में स्टेट जनरल आम सभा थी। ई स्टेट जनरल कौन सी थी, ये ई स्टेट जनरल ये एक आम सभा थी जो क्षेत्र के फ्रांसीसी संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करती थी। बाद में इसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रखा गया। पेपर में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि ई स्टेट का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो आपको पता होनी चाहिए कि ई स्टेट जो है थी वो 1789 में एक आम सभा थी जो फ्रांसीसी संप्रदायों का क्या करती थी, फ्रांसीसी जो भी वहाँ पर रूल थे उनका प्रतिनिधित्व करती थी। और बाद में इसका नाम बदल कर क्या रखा गया, बाद में इसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रखा गया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगला हमारा टॉपिक है वो है वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस क्या है, तो यूरोपीय देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन था। वियना कांग्रेस क्या है, तो यूरोप के जो देश थे, देशों के जो राजदूत थे, जो मतलब महान कह सकते हैं राजा थे, उनके एक क्या था, उनका एक सम्मेलन था जो सितंबर 18 से 14 जून 1815 को वियना में आयोजित किया गया था। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा गया, वियना कांग्रेस रखा गया। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा वियना कांग्रेस क्या था। तो वियना कांग्रेस जो था यूरोपीय देशों के राजदूतों का एक क्या था, सम्मेलन था। वियना कांग्रेस क्या था, एक सम्मेलन था जो 18 से 14 जून 1815 को कहाँ पर आयोजित हुआ था, वियना में आयोजित हुआ था। इसलिए इसका नाम वियना कांग्रेस रखा गया।
एक क्वेश्चन बहुत पूछा गया पेपर में नेपोलियन के बारे में, तो आइए एक एक करके समझते हैं नेपोलियन कौन था, नेपोलियन क्या था। तो नेपोलियन का जो जन्म हुआ था दोस्तों, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 में फ्रांस में हुआ था। नेपोलियन का जन्म कहाँ पर हुआ था? 15 अगस्त 1769 में हुआ था। इतिहास में नेपोलियन विश्व के सबसे महान सेनापतियों में गिना जाता था। उसने फ्रांस में एक नई विधि संहिता लागू की जिसे नेपोलियन का संहिता कहा जाता है। पेपर में बहुत पूछी जाती है नेपोलियन की संहिता के बारे में। वह सबसे महान विजेताओं में से एक था, उसके सामने कोई भी नहीं रुक पाता था, यानी बहुत शक्तिशाली राजा था, राजा था। तो यहाँ पर नेपोलियन के बारे में ये बताया गया कि नेपोलियन था उसका जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी में हुआ था। नेपोलियन कहाँ का था दोस्तों? तो नेपोलियन फ्रांस का एक क्या था, कह सकते हैं फ्रांस का एक सेनापति था। ठीक है, तो नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 को कहाँ पर हुआ था दोस्तों? फ्रांस में हुआ था। इतिहास में नेपोलियन विश्व के सबसे महान सेनापतियों में गिना जाता था। यानी अगर इतिहास की उठाकर देखें तो इतिहास में नेपोलियन का नाम इतना बड़ा है कि उसके आगे और कोई भी नहीं है। तो इतिहास में नेपोलियन विश्व के सबसे महान सेनापतियों में गिना जाता था। उसने क्या किया था? उसने फ्रांस में एक नई संहिता लागू की थी, मतलब एक नया रूल लिया था। उस नियम को क्या कहा था? नेपोलियन की संहिता कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो संहिता नेपोलियन ने लागू की थी, इसलिए नेपोलियन की संहिता कहते हैं। वह सबसे महान विजेताओं में से एक था, मतलब इसके अंदर इतनी शक्तिशाली थी, मतलब ये इतना ताकतवर था कि इसके सामने कोई भी और सेनापति नहीं टिक पाता था, उसके सामने कोई भी नहीं रुक पाता था। अपनी नेपोलियन के बारे में थोड़ा और बताया गया, मैंने यहाँ पर बताया कि अपनी योग्यता के बल पर वह 24 वर्ष की आयु में, अपनी योग्यता के बल पर ही वह 24 वर्ष की आयु में क्या बन गया था? सेनापति बन गया था। उसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई और अपनी लोकप्रियता हासिल की, और फिर उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फ्रांस का क्या बन गया? राजा बन गया, यानी शासक बन गया। तो नेपोलियन के बारे में इतना बहुत कुछ है, आप पेपर में इतना लिख सकते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि नेपोलियन का जन्म, तो नेपोलियन फ्रांस का था और इसका जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ था। इतिहास में नेपोलियन सब विश्व के सबसे महान सेनापतियों में गिना जाता था। नेपोलियन ने क्या किया था? फ्रांस में एक नई संहिता लागू की थी जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। वह सबसे महान विजेताओं में से एक था, उसके सामने कोई भी नहीं रुक पा रहा था। वह 24 अपनी योग्यता के बल पर ही 24 वर्ष की आयु में क्या बन गया था? सेनापति बन गया था। उसने कई युद्धों में फ्रांसीसी सेना को जीत दिलाई और अपार लोकप्रियता हासिल की, और फिर भी उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो नेपोलियन के बारे में आप लोगों को इतना आ गया समझे कि नेपोलियन फ्रांस का था। इसका जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ था। वह विश्व के सबसे महान सेनापतियों में गिना जाता था। वह 24 वर्ष की आयु में ही वह सेनापति बन गया था। उसने बहुत से युद्धों में जीत दिलाई और फिर आगे चलकर वह क्या बन गया? फ्रांस का शासक बन गया था। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं हम उदारवादी। तो उदारवादी क्या होता है? तो आइए इसको समझते हैं। तो उदारवादी जो है वो लातिनी भाषा के मूल पर आधारित है। उदारवादी एक भाषा थी लातिनी, उसके मूल पर आधारित है, जिसका अर्थ क्या होता है? उदारवादी का अर्थ आज़ाद, यानी उदारवादी का अर्थ क्या होता है? आज़ाद होता है। अर्थात उदारवाद तेज बदलाव और विकास को प्राथमिकता दी जाती है। उदारवादी में क्या होता है? उदारवादी लातिनी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? आज़ाद होता है। इसका मतलब क्या होता है? अतः उदारवाद तेज बदलाव, मतलब कहीं पर भी अगर बदलाव हो रहा है, वो तेज़ी से बदलाव हो रहा है, तो वो उदारवादी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उदारवादी कहलाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि उदारवादी लातिनी भाषा के मूल पर आधारित है, जिसका अर्थ क्या होता है? आज़ाद। अतः उदारवाद तेज बदलाव और विकास को प्राथमिकता देता है। दोस्तों अगला हमारा टॉपिक यहाँ पर है जो कि हमारा बेसिक चल रहा है अभी, रूढ़िवादी। तो रूढ़िवादी का क्या होता है? तो जिस प्रकार से आप लोगों को पता है कि उदारवादी में तेज बदलाव होता है, उसी प्रकार से रूढ़िवादी में जो विकास होता है वो धीरे धीरे होता है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि यह उदारवाद के विपरीत होता है, यह उदारवाद के विपरीत होता है। ऐसा राजनीतिक दर्शन यानी ऐसी राजनीतिक परंपरा जो स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है और इसमें जो विकास होता है वो धीरे धीरे होता है। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद आइए समझते हैं नारीवादी। तो नारीवादी का मतलब क्या होता है? तो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक
एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध ही नारीवाद कहलाता है। मतलब जो महिलाओं की सोच है, विचार हैं, उनके अधिकार हैं, उनके बारे में सोचना ही नारीवाद कहलाता है। तो नारीवादी का मतलब क्या है? नारीवाद का मतलब क्या है? स्त्री पुरुष की सामाजिक आप जानते हुए आर्थिक और राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के जो अधिकार हैं, उन अधिकारों का बोध, मतलब उन अधिकारों के बारे में सोचना ही आपका नारीवाद कहलाता है, फिर नारीवादी कहलाता है। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला हमारा टॉपिक है यहाँ पर विचारधारा। तो विचारधारा क्या है? तो आइए इस चीज़ को समझते हैं। तो एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण इंगित करने वाले विचारों का जो समूह होता है वही विचारधारा कहलाती है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि आपकी क्या विचारधारा है, कहीं पर आपने सुना होगा जब 2-4-10 लोग होते हैं और कहते हैं कि अपने अपने विचार प्रकट कीजिए, तो वहाँ पर लोग ये कहते हैं कि अपनी अपनी विचारधाराएं प्रकट कीजिए। तो विचारधारा का मतलब क्या होता है? विचारधारा का मतलब होता है कि जो भी आपके विचारों का समूह है, उन्हीं विचारों के समूह को हम क्या कहते हैं? विचारधारा कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर लिखा है एक खास प्रकार की सामाजिक एवं राजनीतिक दृष्टिकोण इंगित करने वाले विचारों का जो समूह होता है, उन विचारों के समूह को ही क्या कहते हैं? विचारधारा कहते हैं। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए अगला हमारा टॉपिक है यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र विचार, राष्ट्र का विचार। तो फ्रांसीसी क्रांति, राष्ट्र का विचार क्या है? तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत, पेपर में विकल्प में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत 1789 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? 1789 में। कहाँ पर? फ्रांस में हुई थी। इस क्रांति में लोगों की मांग क्या थी? तो इस क्रांति में लोगों की मांग थी राजतंत्र को खत्म करके प्रजातंत्र स्थापित किया जाए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा फ्रांस की क्रांति। तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1789 में हुई थी। और इसमें लोगों की मांग क्या थी? इसमें लोगों की मांग थी दोस्तों कि प्रजातंत्र को स्थापित किया जाए और राजतंत्र को समाप्त कर दिया जाए। अर्थात कहने का मतलब जो राज्य के ऊपर था, मतलब जो सरकार द्वारा जो नियम कानून थे उनको ख़त्म करके जो वहाँ पर प्रजा रहती थी उनके अनुसार नए नियम बनाए जाना चाहिए। ये किसके अनुसार था? ये फ्रांसीसी क्रांति के अनुसार बताया गया था। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब आइए हमारा अगला टॉपिक है इसके अंतर्गत क्या हुआ था फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत। तो आइए इस चीज़ को समझते हैं। तो फ्रांसीसी क्रांति सन 1789 में हुई थी। इसमें इसकी लोगों की क्या मांग थी? इस फ्रांस की क्रांति के अंतर्गत, फ्रांस की क्रांति के अंतर्गत लोगों की मांग ये थी कि यहाँ पर जो आपका राजतंत्र है उसको समाप्त करिए और जो प्रजातंत्र है उसको क्या करिए? उसको आप लागू कीजिए। तो इसी प्रकार से यहाँ पर फ्रांस की क्रांति के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत होता क्या है दोस्तों? तो आइए इस चीज़ को हम समझते हैं। तो इसके अंतर्गत यहाँ पर बताया गया कि प्रत्येक राज्य में एक स्टेट जनरल चुना गया। फ्रांसीसी क्रांति के अंदर क्या हुआ? प्रत्येक राज्य से एक स्टेट जनरल चुना गया और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रखा गया। क्या नाम रखा गया? उसको बदल दिया गया और उसको बदल करके क्या रखा गया? नेशनल असेंबली नाम कर दिया गया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरा यहाँ पर फ्रांस की क्रांति के अंतर्गत क्या हुआ? फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। मतलब जो फ्रांस की भाषा होती है उसे क्या कहते हैं? फ्रेंच भाषा कहते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज कहते हैं। तो फ्रेंच भाषा को बदल करके उसको क्या कर दिया गया? राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। पहला पॉइंट आपका ये है कि प्रत्येक राज्य से एक स्टेट जनरल चुना गया जिसका नाम बाद में बदल कर क्या रखा गया? जिसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रखा गया। फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। इतनी बात आपको समझ में आई। एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिससे सब कुछ समान कानून का क्या हो सके? अनुभव हो सके। पहला पॉइंट आपका क्या है कि प्रत्येक राज्य से एक स्टेट जनरल चुना गया जिसका नाम बदल करके क्या रखा गया? जिसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा क्या कर दिया? फ्रेंच भाषा जो थी उसे राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया। किसके अंतर्गत? फ्रांस की क्रांति के अंतर्गत। अगला यहाँ पर एक प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसमें सब कुछ समान कानून का अनुभव, मतलब यहाँ पर जो गरीब और अमीर लोग रहते थे सबको बराबर कानून प्राप्त होना चाहिए। चौथा पॉइंट यहाँ पर है आंतरिक आयात निर्यात सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया तथा माप की एक समान व्यवस्था लागू की गई। अर्थात वहाँ पर जो आयात और निर्यात पर जो कर लगता था उस कर को भी फ्रांस की क्रांति के अंतर्गत क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। आज वीडियो को रिपीट करके देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा।
अगला हमारा टॉपिक है यहाँ पर नेपोलियन का शासनकाल या नेपोलियन संहिता। तो नेपोलियन के बारे में मैंने बताया था कि नेपोलियन कौन था। तो नेपोलियन का जन्म कब हुआ था, देखो यहाँ पर पीछे मैंने बताया था आपके लिए। नेपोलियन का जन्म 15 अगस्त 1769 में फ्रांस में हुआ था। और नेपोलियन आप लोगों को बताया है कि नेपोलियन जो था वो सबसे महान सेनापतियों में गिना जाता था। और इसने एक नेपोलियन की एक संहिता लागू की थी जिसे क्या कहते हैं, नेपोलियन की संहिता कहा जाता है। और इसने अपने दम पर क्या 24 वर्ष की आयु में सेनापति बन गया था। और इसने बहुत से युद्धों को अपने ही बल पर जीता था और बाद में एक फ्रांस का क्या बन गया था, शासक बन गया था। तो ये आपका पहले का टॉपिक है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया कि नेपोलियन के शासनकाल क्या है। तो आइए इस चीज़ को हम समझते हैं। या नेपोलियन संहिता की नेपोलियन ने फ्रांस में लोकतंत्र को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। जब वहाँ पर बात चली कि जो फ्रांस की क्रांति आई तो फिर इसके बाद नेपोलियन ने क्या किया, जो लोकतंत्र था फ्रांस की क्रांति के अंतर्गत क्या बताया गया था कि राजतंत्र को समाप्त करिए और वहाँ पर प्रजातंत्र लागू कीजिए। जब नेपोलियन का शासन आया तो नेपोलियन ने फ्रांस में लोकतंत्र को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया अर्थात समाप्त कर दिया। जब नेपोलियन ने फ्रांस पर अपना शासन चलाना शुरू किया तो प्रजातंत्र को क्या कर दिया, उसने प्रजातंत्र को हटा करके राजतंत्र को स्थापित कर दिया। अर्थात जो लोकतंत्र था, जो प्रजातंत्र था उसको हटा दिया गया और उसने क्या कर दिया, जब उसके शासनकाल में उसने राजतंत्र को स्थापित कर दिया। नेपोलियन ने 1804 ईस्वी में नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, उसके आधार पर उसने इसे लागू किया। और लागू करने के बाद उसने इसके अंतर्गत विशेष अधिकार समाप्त कर दिए। वो अधिकार कौन कौन से हैं, कानून के समक्ष सबको बराबर रखा जाए, ये अधिकार जो थे पुराने इनको समाप्त कर दिया। पहला क्या था कि फ्रांस की क्रांति के अंतर्गत क्या हुआ था कि उसने कहा था कि प्रजातंत्र को आप क्या करिए, लागू कीजिए, जबकि राजतंत्र को समाप्त कर दीजिए। तो प्रजातंत्र के अंतर्गत पहले ये था कि कानून को सबके समक्ष बराबर रखा जाए। तो यहाँ पर नेपोलियन ने इस को भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। संपत्ति के आधार पर सुरक्षित बनाया, ये नियम था, इसको भी नेपोलियन ने समाप्त कर दिया। जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलाई, मतलब जो आपको टैक्स देना पड़ता था उस टैक्स को भी उसने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। पहले नहीं देना पड़ता था, फिर इसके बाद उसको देना पड़ा इसके अंतर्गत। तो आपको ये समझ में आ गया होगा नेपोलियन का शासनकाल कि नेपोलियन ने फ्रांस में लोकतंत्र को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया था। पहले जब फ्रांस की क्रांति आई तब वहाँ पर लोकतंत्र था, लेकिन नेपोलियन ने जैसे ही आया उसने अपना शासन के अंतर्गत उसे समाप्त कर दिया और निम्न अधिकार को समाप्त कर दिया। वो अधिकार कौन कौन से थे कि कानून के समक्ष सबको बराबर रखा जाए, संपत्ति के आधार पर सुरक्षित क्या होगा, सुरक्षित बनाया और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलाई। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को रिपीट करके देखिए तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। अगला हमारा यहाँ पर टॉपिक है वो है जागीरदारी, क्योंकि यहाँ पर देखो पॉइंट था कि जागीरदारी शुल्क से मुक्ति दिलाई। तो जागीरदारी होती क्या है, इसके तहत होता क्या था, तो इसके तहत किसानों, जमींदारों तो उद्योगपतियों द्वारा सामान का कुछ हिस्सा कर के रूप में देना पड़ता था सरकार को। तो जागीरदारी में क्या होता था, जो किसान थे, जमींदार थे, उद्योगपति थे, इनके द्वारा जो भी सामान तैयार किया जाता था उस सामान पर सरकार के लिए क्या देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। उसे ही हम क्या कहते हैं, जागीरदारी कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो नेपोलियन के समय पर व्यापार, आवागमन व संचार में बहुत ज़्यादा विकास। जब नेपोलियन का शासनकाल आया तो उस समय पर अगर देखें तो नेपोलियन के समय पर जो व्यापार, आवागमन या संचार था बहुत ज़्यादा विकास हुआ। राष्ट्रवादी विचारधारा को बांटने के लिए उन्होंने कुछ क्षेत्रों में कब्जा कर लिया और कर को बढ़ाना और जबरन भर्ती जैसे अनेक कानून को स्थापित कर दिए। किसने, नेपोलियन के शासनकाल में। जब नेपोलियन के शासनकाल था तो नेपोलियन ने क्या किया, जबरन भर्ती करी और टैक्स बढ़ाया, यानी और इस प्रकार से उन्होंने बहुत अत्याचार किए। अब हमारा जो टॉपिक है वो है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आइए दोस्तों इस चीज़ को हम समझते हैं, जो कि हमारा पहला पार्ट है। अभी तक हमने यहाँ पर बेसिक पढ़ा, अब इस वीडियो में हम पूरी तरह से पार्ट को फिनिश करेंगे। अब वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन हाँ एक पार्ट में कोशिश करूँगा कि आपको समझा सकूँ। तो यूरोप में राष्ट्रवाद को समझते हैं। तो किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए आप लोगों को पता है कि राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, अपने देश के प्रति प्रेम की भावना को ही हम राष्ट्रवाद कहते हैं। तो लोगों को वहाँ पर क्या था, और राष्ट्र किसे कहते हैं, तो यहाँ पर अर्नेस्ट रीनर ने ये बताया था कि राष्ट्र तभी कहेंगे, तब कहेंगे जब उस देश में समान भाषा, समान नस्ल और समान धर्म होना चाहिए। तो यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे, तो किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए एक सामूहिक पहचान, संस्कृति, परंपरा आदि का होना जरूरी होता है।
आदि का होना जरूरी होता है। यूरोप में क्या था, यूरोप में अलग अलग तो समाज था, जैसे हैब्सबर्ग जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच, इटली आदि भाषा में बोलते थे। इस प्रकार से साम्राज्य के लोगों में कुछ कारकों ने यूरोप में राष्ट्रवाद को देखो जन्म दिया। मतलब राष्ट्रवाद कब होगा, जब वो राष्ट्र कहलाएगा। और राष्ट्र कब कहलाएगा, जब उसमें समान धर्म, भाषा और समान नस्ल के लोग रहते हों। तो ऐसा तो कोई वो नहीं है कि जो यहाँ पर समान हो, कुछ ना कुछ तो बदलेगा ही। तो उसी प्रकार से जब वो राष्ट्र नहीं था तो राष्ट्रवाद कहाँ से हो जाता था। तो इसी किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए आपके पास सामूहिक पहचान, संस्कृति, परंपरा आदि का समान होना जरूरी है। ये बात तो पहले भी बताई गई थी, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग भाषा के लोग रहते थे और अलग अलग भाषाएं बोलते थे। इसी प्रकार से इस चीज़ को देखते हुए वहाँ पर यूरोप में क्या हुआ, राष्ट्रवाद का धीरे धीरे से उदय हुआ। यहाँ पर क्या पॉइंट थे, तो यहाँ पर इसके जब यूरोप का राष्ट्रवाद का उदय हुआ तब नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ, उदारवादी राष्ट्रवाद का उदय हुआ, रूढ़िवादी का उदय हुआ और क्रांतिकारियों का उदय हुआ। जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ तब वहाँ पर क्या हुए, तब वहाँ पर एक वर्ग बना, वो है कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग के अंतर्गत जब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हो गया तो कुछ वर्गों का निर्माण हुआ। पहला आपका था कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग के अंतर्गत क्या होता था दोस्तों, तो कुलीन वर्ग के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है, कुलीन वर्ग के अंतर्गत वे लोग आते थे जिनकी जनसंख्या कम होती थी। एक बात आपको समझ में आ गई। जब यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ तो वहाँ पर कुछ वर्गों का निर्माण हुआ, क्योंकि इसके अंतर्गत वहाँ पर अलग अलग वर्गों में बांटा गया और उन वर्गों में उसी को रखा गया। जैसे कुलीन वर्ग था, कुलीन वर्ग में उन लोगों को रखा गया जिनकी जनसंख्या क्या थी, कम थी। इसके बाद इस वर्ग में कुलीन वर्ग के अंतर्गत उच्च वर्ग तथा वर्चस्व जमाने वाले लोग रहते थे, जो हाई क्वालिटी के लोग रहते थे, वो इसमें रखा गए। और जमींदारी यानी ढेर सारी खेतों के मालक भी यहाँ पर कुलीन वर्ग के अंतर्गत रखे गए। इसके बाद इन सभी को सभी अधिकार दिए जाते थे। मतलब कुलीन वर्ग के अंतर्गत जो पैसे वाले लोग रहते थे वो इन्हें कुलीन वर्ग में रखा गया और इन सभी को अधिकार, समान अधिकार दिए गए। अब जो दूसरा वर्ग था वो निम्न वर्ग या कृषक वर्ग था। कौन सा, कृषक वर्ग। इसके अंतर्गत कौन से, इसके अंतर्गत वो लोग आते थे जिनकी जनसंख्या क्या होती थी, अधिक होती थी। इस निम्न वर्ग के अंतर्गत निम्न वर्ग के लोगों को रखा गया। मतलब वे लोग जिनके पास या तो ज़मीन थी ही नहीं या फिर ज़मीन किराए पर लेके रखते थे। यानी कुलीन वर्ग के अंतर्गत वो लोग रहते थे दोस्तों जो पैसे वाले थे, जिनके पास अधिक पैसा था, अधिक खेती थी, उद्योग थे। लेकिन निम्न वर्ग यानी कृषक वर्ग के अंतर्गत जनसंख्या अधिक होती थी, निम्न वर्ग के लोग रहते थे। और ये वे लोग रहते थे जिनके पास ज़मीन या तो होती थी या फिर बिल्कुल भी नहीं होती थी, या होती थी तो वो किराए पर लेते थे और इसके किसी प्रकार के इन्हें अधिकार नहीं दिए जाते थे। जबकि कुलीन वर्ग के अंतर्गत आने वाले लोगों को सभी अधिकार दिए जाते थे। यानी यूरोपियन समाज असमान रूप से विभाजित था। यूरोपीय में अगर देखें, यूरोप में जो समाज था वो पूरी तरह से विभाजित था। 19वीं सदी के बाद एक नया वर्ग जुड़ गया, वह नया वर्ग था नया मध्यम वर्ग। दो वर्ग थे पहले, कौन सा था, कुलीन वर्ग, और आपका एक क्या था, आपका निम्न वर्ग यानी, और इसके बाद एक और वर्ग बन गया, वो था नया मध्यम वर्ग। इसके अंतर्गत होता क्या था, तो इसके अंतर्गत सभी पढ़े लिखे लोग रहते थे, जैसे शिक्षक, एसटी, उद्योगपति, व्यापारी, वकील वगैरह। यानी नया मध्यम वर्ग के अंतर्गत सभी पढ़े लोग रहते थे और इन लोगों ने एक समान कानून की मांग की उदारवादी राष्ट्रवाद की। और इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने जो नए मध्यम वर्ग के अंतर्गत जो लोग रहते थे, इन्होंने समान कानून की मांग की। और वो कानून कौन सा था, वो उदारवादी राष्ट्रवाद। तो उदारवादी राष्ट्रवाद के अंतर्गत क्या होता था, व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई, कानून के समक्ष सबको एक समान रखा जाए। और यहाँ पर उदारवादी के लोग थे, सरकार का पक्षधर करने लगे और बाजार की स्वतंत्रता भी प्राप्त हो। ये उदारवादी राष्ट्रवाद के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर जो दिए नोट पॉइंट हैं, यहाँ पर 3 नोट हैं, 4 नोट हैं, इनको पढ़ने, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 19वीं शताब्दी के शुरुआत में राष्ट्रीय एकता के विचार उदारवाद की विचारधारा से अधिक समानता रखते थे। मतलब अगर 19वीं शताब्दी की शुरुआत में देखा जाए तो राष्ट्रीय एकता के जो विचार थे, उदारवाद की विचारधारा अधिक समानता रखते थे। नए मध्यम वर्गों के लिए, नए मध्यम वर्ग में आप लोगों को पता है, नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अर्थ व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता, अर्थार्थ और कानून के समक्ष सभी को समान अधिकार प्राप्त हो। ये किसके अंतर्गत, नए मध्यम। फ्रांस में क्या होता था कि फ्रांस में सिर्फ वो वोट, यानी फ्रांस में रहने वाले लोग सभी वोट डालने का अधिकार नहीं रखते थे। यानी सिर्फ अगर देखा जाए तो फ्रांस में वही लोग वोट डाल सकते हैं जिनके पास क्या होती थी, संपत्ति अधिक होती थी। संपत्ति विहीन पुरुषों एवं महिलाओं के इस अधिकार से क्या रखा जाता, वंचित रखा जाता, यानी वोट नहीं डाल सकते थे।
आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद, बाजार की आज़ादी के पक्ष में था। साथ ही साथ राज्य द्वारा उन पर वस्तुओं और पूंजी के आवागमन को नियंत्रण को समाप्त करने के पक्ष में था। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला यहाँ पर हमारा पॉइंट है कि इस उदारवादी राष्ट्रवाद की चलती राष्ट्रवाद का विचार सब जगह फैलने लगा। जब ऐसी बात चलने लगी कि यहाँ पर सबके लिए कुछ नए नए कानून बनने चाहिए, तब ये विचार यूरोप में सब जगह फैलने लगा और इस प्रकार से फिर दोबारा से 1789 में फ्रांस की क्रांति आ गई। क्योंकि फ्रांस की क्रांति के अंतर्गत लोगों के बारे में सोचा जाता था, जबकि नेपोलियन का जो शासनकाल था उसमें सिर्फ बड़े बड़े लोगों के बारे में सोचा जाता था। इसके बाद फिर 1789 में क्या आ गई, फ्रांस की क्रांति आ गई। इससे क्या होगा, इससे एक राज्य के अंदर जो भी नियंत्रण चल रहा था उसे क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। लेकिन अलग अलग राज्यों के बीच के नियंत्रण यानी सीमा शुल्क को समाप्त नहीं कर पाए। जब पता चला कि यहाँ पर फ्रांस की क्रांति आ गई तो इसके अंतर्गत जो भी अधिकार वगैरह थे, जो भी नियम थे, उनको समाप्त कर दिया। लेकिन अलग अलग राज्यों की बात की जाए तो जो सीमा शुल्क लगता था, जो टैक्स लगता था, उसको वो समाप्त नहीं कर पाए। कौन? फ्रांस की क्रांति। इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए एक संगठन बनाया जिसका नाम क्या था, जूल वेर्न। क्या हुआ, जब वो 1789 में फ्रांस की क्रांति आई तब वहाँ पर एक नया संगठन बनाया जिसका नाम क्या था, जूल वेर्न। तो आपको ये समझ में आ गया। इसके अंतर्गत क्या होता था, इसके अंतर्गत जितने भी शुल्क अवरोध थे उन्हें क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। मुद्राओं की संख्या बढ़ाकर के कितनी गुनी कर दी गई, 2 गुनी कर दी गई। जो कि पहले कितनी थी, 30 थी, उसे क्या कर दिया, 2 गुनी कर दी गई। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है वो है रूढ़िवादी, यानी 1815 ईस्वी के बाद एक नया संरक्षणवाद। यहाँ पर 1815 की रूढ़िवादी क्या होता है, या फिर 1815 के बाद एक और नया नियम आया, वो क्या था, देखिए आइए समझते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि 1815 में वाटरलू की लड़ाई, 1815 में वाटरलू की लड़ाई में ऑस्ट्रेलिया, प्रूसिया, रूस, ब्रिटेन से मिलकर, देखो ध्यान समझना, 1815 में वाटरलू की लड़ाई हुई थी, ठीक है। तो उस वाटरलू की लड़ाई में ऑस्ट्रेलिया, प्रूसिया, रूस, ब्रिटेन ने मिलकर क्या, कि ये देखो ऑस्ट्रेलिया देश मिल गया। फिर से जब पता चला कि नेपोलियन ने तो यूरोप में पूरी तरह से कब्जा कर रखा है, तब दूसरे देशों ने यहाँ पर प्लानिंग की। और वो दूसरे देश कौन कौन से थे, आपका ऑस्ट्रेलिया था, कौन सा, आपका यहाँ पर दिख रहा होगा कि ऑस्ट्रेलिया, प्रूसिया था, रूस था और ब्रिटेन। इन चारों ने मिलकर नेपोलियन को क्या कर दिया, हरा दिया। इसके बाद यूरोपीय सरकार पारंपरिक संस्थाएं और परिवार को बनाए रखना चाहते थे। मतलब जो भी यूरोप के लोग थे, जो यूरोप की संस्थाएं थी, बड़े बड़े लोग थे, नेता थे, मतलब जो भी राजा महाराजा थे, वो क्या करते थे, वो क्या करना चाहते थे, मतलब वो परिवार यूरोप को एक बनाए रखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने नेपोलियन के समय जितने भी बदलाव हुए थे, पहले फ्रांस की क्रांति आई तो जो नेपोलियन के समय जितने भी बदलाव हुए थे उन सब को क्या कर दिया, उन सब के लिए समाप्त कर दिया गया। जिसके लिए एक समझौता किया गया जिसे हम कहते हैं वियना समझौता या फिर वियना संधि, वियना संधि। तो मतलब क्या हो गया, जब वहाँ पर 1815 की जो वाटरलू की लड़ाई हुई, तो वाटरलू की लड़ाई में क्या हुई, ऑस्ट्रेलिया, प्रूसिया और रूस, ये चार, और ब्रिटेन, ये चारों ने मिलकर, क्योंकि नेपोलियन को अपने ऊपर घमंड होने लगा था कि मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। मतलब यहाँ पर वही बात हुई कि एकता, उन्होंने चार देशों ने अपने अंदर एकता बनाई कि हमें नेपोलियन को हराना है। तो उन्होंने चारों ने मिलकर नेपोलियन को बुरी तरह से हरा दिया। और वहाँ पर क्या हुआ, यूरोप में जो भी नियम कानून थे उन सबको कानून को समाप्त कर दिया गया और वहाँ पर एक समझौता किया गया नेपोलियन के साथ, जिसको हम क्या कहते हैं, वियना समझौता या फिर वियना संधि कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या समझौता हुए, आइए समझते हैं। तो फ्रांस ने नेपोलियन के अंतर्गत कब्जे वाले प्रदेशों को खो दिया। जो फ्रांस ने जिन देशों पर कब्जा किया था, तो उस समझौता के अंदर ये बताया गया कि जितने भी तुमने कब्जे किए उन देशों, उन प्रदेशों को आपको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा उनको। तो उन्होंने क्या किया, फ्रांस ने नेपोलियन के अंतर्गत कब्जे वाले प्रदेशों को खो दिया। राजतंत्र को जारी रखा जाए, मतलब यहाँ पर वो समझौता हुआ कि जो प्रजातंत्र था, जो राजतंत्र था, उसको क्या करना चाहिए, बराबर जारी रखा जाना चाहिए। बूढ़ वंश को सत्ता में बहाल किया, मतलब जो एक वंश था उसको वहाँ से निकाल दिया गया। तो आपको रूढ़िवादी के बारे में समझ में आ गया होगा, वियना समझौता या फिर वियना संधि के बारे में दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा टॉपिक है यहाँ पर क्रांतिकारियों का युग। इस प्रकार से क्या होगा, जब नेपोलियन को हार गया और वो नए नियम कानून हुए, तब वहाँ पर फिर से दोबारा से क्रांतिकारियों का युग हुआ। अब वो कौन कौन से क्रांतिकारी आए, तो आइए देखते हैं। यूरोपीय सरकार में इन सारे निर्णय लेने के विरोध में क्रांतिकारी ने जन्म लिया।
क्रांतिकारियों के ने अंदर ही अंदर कुछ खुफिया समाज का स्थापना की। मतलब जो आपको हम कह सकते हैं कि जो वहाँ पर राजा महाराजा थे उनके खिलाफ क्रांति करना, मतलब उनके खिलाफ लड़ना, क्रांतिकारी ऐसे कुछ लोग आए जिन्होंने क्रांति फैला दी कि हम यहाँ पर इनके विरुद्ध हैं। तो क्रांतिकारियों ने फिर क्या किया, अंदर ही अंदर एक खुफिया समाज की स्थापना की, और वो खुफिया समाज की स्थापना करने के बाद वो उसके विरुद्ध लड़ने लगे। स्वतंत्रता यूनान का अगला हमारा टॉपिक है यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में क्या होगा, यूनान ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष 1821 से ही प्रारंभ किया था। जो यूनान था, अभी यूरोप की बात नहीं हो रही, यूनान की बात हो रही, तो यूनान ने स्वतंत्रता के लिए 1821 में ही प्रारंभ कर दिया था। इससे पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का जो विचार था बहुत ही मजबूत हो गया, और युद्ध के बाद कुस्तुनतुनिया की संधि पेश की गई 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि पेश की गई, जिससे यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। तो पेपर में एक क्वेश्चन पूछा भी गया है कि किस संधि के बाद यूरोप के लिए स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, तो वो है कुस्तुनतुनिया की संधि, जो कब हुई थी 1832 में। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद आइए हमारा अगला टॉपिक है वो राष्ट्रीय भावना या रूमानी कल्पना। तो राष्ट्रीय भावना या रूमानी कल्पना क्या होती है, तो राष्ट्र का विकास केवल युद्ध और क्षेत्रीय विस्तार से नहीं होगा। रूमानी कल्पना के अनुसार ये बताया गया कि यदि आपको राष्ट्र का यानी राष्ट्रवाद का विकास करना है तो आप युद्ध से नहीं कर सकते और ना ही क्षेत्रीय विकास से कर सकते हैं। इसके लिए हमें काव्य, कला, कहानी, किस्सों और संगीत की भी मदद लेनी पड़ेगी, जिससे रूस में एक भाषा पॉलिश प्रयोग राष्ट्रवादी के रूप में किया जाता है। मतलब रूमानी कल्पना के अनुसार ये बताया गया था कि यदि आपको राष्ट्रवाद यानी राष्ट्र का विकास करना है तो केवल आप युद्ध से ही नहीं, ना कि क्षेत्रीय विस्तार से आप उसके क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। इसके लिए हमें काव्य, कला, कहानी, किस्सों, संगीत की भी मदद लेनी पड़ेगी। इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो सकता है, उसका विकास हो सकता है। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा, एक भाषा पॉलिश का प्रयोग राष्ट्रवादी के रूप में किया जाता था वहाँ पर। अगला हमारा है भूख, कठिनाई और जन विद्रोह। तो भूख, कठिनाई और जन विद्रोह में क्या होगा, तो 1830 की कठिनाइयों का महान साल कहा जाता है। पेपर में क्वेश्चन पूछा गया कि अकाल काल किसे कहते हैं, तो 1830 को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी काल या इसी साल के अंतर्गत यूरोप के लोगों को बहुत कुछ झेलना पड़ा। तो यहाँ पर वो क्या था, इसी साल तो जबरदस्त जनसंख्या वृद्धि हुई, इसी साल बहुत सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई। इसी साल गांव के लोग शहर की ओर जाने लगे, क्योंकि जब जनसंख्या वृद्धि हुई तो वहाँ पर अकाल हुआ, बेरोजगारी बढ़ी, बेरोजगारी में भी बहुत वृद्धि हुई, गरीबी में भी बहुत वृद्धि हुई। इसी साल के दौरान फसल पूरी तरह से क्या हो गई थी, बर्बाद हो गई थी, और छोटी छोटी जो फैक्ट्रियां थीं वो भी पूरी तरह से बंद हो गई। खाने पीने की कमी में व्यापक बेरोजगारी आई, और इन सभी कारणों से लोगों ने सरकार के खिलाफ क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया, और जगह जगह पर किसान विद्रोह करने लगी। जैसा कि आप लोगों को पता है अभी सरकार के लिए यहाँ पर दिल्ली में जो विद्रोह चल रहा है, उसी प्रकार का यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे देश में 2020 सबसे बुरा साल माना गया, उसी प्रकार से 1830 में भी वहाँ पर क्या हुई, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई। गाँव के लोग जो थे वो शहर की ओर जाने लगे, बेरोजगारी में भी वृद्धि हुई, गरीबी में भी वृद्धि हुई। इसी साल पूरी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी, खाने पीने के सामान में भी बहुत वृद्धि हुई। इस प्रकार से सभी जगह लोग क्या करने लगे, सभी लोग विद्रोह करने लगे सरकार की तरफ से, और जिससे यूरोपियन सरकार ने गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया। जब पता चला पूरी तरह से जो यूरोप के लोग थे वो सरकार के खिलाफ हो गए, तो यहाँ पर यूरोपियन सरकार ने गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया, और नई सरकार नई कानून बनाए। वो कानून क्या थे कि 21 साल से अधिक उम्र के लोगों को वोट डालने का अधिकार होगा। मतलब वो लोग वोट डाल सकते हैं, ना गरीब हो या अमीर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता, हर कोई वोट डाल सकता है। बस की उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए। सभी नागरिकों को काम के अधिकार की गारंटी दी गई, मतलब सभी लोगों को विश्वास दिलाया गया कि हम आपके लिए रोजगार देंगे। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कारखाने उपलब्ध कराए गए,
रोजगार की बात जब की गई तो उसके लिए कारखाने की ज़रूरत थी, क्योंकि छोटी छोटी फैक्ट्रियां थी वो बंद हो गई थी। तो फिर वहाँ पर उन्होंने रोजगार के लिए कारखाने उपलब्ध कराए। इन सभी से धीरे धीरे गरीबी और बेरोजगारी क्या होने लगी, धीरे धीरे कम होने लगी। वो तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि नहीं होगी कम, क्यों होगी ही। जब आपके शहर, आपके ज़िला, आपके गाँव में ही जब रोजगार के अवसर पैदा होंगे तब दोस्तों आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए आपको यहाँ पर पहले पढ़ाई करनी होगी, इसके बाद आप इसके बारे में सोचेंगे। उदारवादियों की क्रांति जो आई थी वो 1848 में आई थी। इसके अंतर्गत होता क्या है, तो इसके अंतर्गत आइए समझते हैं। तो यूरोप के अन्य भागों जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड में जहाँ अभी तक की स्वतंत्र राज्य अस्तित्व में आए थे, वहाँ उदारवादी मध्यम वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग की और राष्ट्रीय एकीकरण की मांग के साथ उसे जोड़ दिया गया। तो आप ये समझ लीजिए अपने हिसाब से, ठीक है। और यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे क्या करें, ईमेल मुझे व्हाट्सअप करें, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल दूंगा और इससे फिर मैं आपके लिए PDF भेज दूंगा, जिसके लिए आप कहीं से भी प्रिंट निकलवा सकते हैं और याद कर सकते हैं और आप पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगला हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है जर्मनी का एकीकरण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण और ब्रिटेन का एकीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जर्मनी का एकीकरण किस प्रकार से, एकीकरण का मतलब जर्मनी एक साथ या फिर कह सकते हैं एकता में किस प्रकार से बंधी। तो यहाँ पर 1848 में यूरोपियन सरकार ने बहुत कोशिशें की। 1848 में यूरोपियन सरकार ने क्या किया, बहुत कोशिश की यूरोपीय की सरकार ने कि हम जर्मनी को क्या कर दें, एकीकरण कर दें। जर्मनी के एकीकरण का मतलब जर्मनी को भी हम अपने साथ ले लें, एक साथ ले लें, उसे हम एकीकरण करते हैं। तो यहाँ पर यूरोप की जो सरकार थी उसने बहुत कोशिश की 1848 में कि जर्मनी को हम क्या कर दें, अपने साथ ले लें, अपने कब्जे में ले लें, मतलब उसका एकीकरण कर दें। परंतु वो ऐसा नहीं कर पाए, क्योंकि राष्ट्र निर्माण की जो उदारवादी पहल थी, राजाशाही और फौज की ताकत ने मिलकर उसे क्या कर दिया था, उसे दबा दिया था। बाद में प्रसा ने उसे अपने ऊपर लेते हुए कहा कि हम जर्मनी का एकीकरण करके ही रहेंगे। उस समय जो प्रसा था वो मुख्यमंत्री था ऑटो वॉन बिस्मार्क। प्रसा का जो मुख्यमंत्री था वो कौन था, ऑटो वॉन बिस्मार्क। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑटो वॉन बिस्मार्क प्रसा का मुख्यमंत्री था। तो जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ, तो 1848 में क्या हुआ, जो यूरोपीय सरकार थी उसने बहुत कोशिश की, जो यूरोप की सरकार थी उसने बहुत कोशिश की कि हम जर्मनी का एकीकरण कर देंगे, मतलब जर्मनी को हम अपने कब्जे में ले लेंगे। परंतु वो ऐसा नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए दोस्तों, क्योंकि राष्ट्र निर्माण की जो उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने, जो फौज की ताकत थी उनने उनको मिलाकर के क्या कर दिया, जर्मनी की जो शक्ति थी उसको दबा दिया। परंतु बाद में प्रसा ने यह अपने ऊपर लेते हुए कहा कि हम जर्मनी का एकीकरण करके ही मानेंगे। जो प्रसा था उस समय क्या था, उस समय प्रसा का मुख्यमंत्री था ऑटो वॉन बिस्मार्क। तो प्रसा जो देश था उसने क्या कहा, उसने अपने ऊपर ये बात ली और कहा कि हम जर्मनी का एकीकरण करके ही रहेंगे। कैसे करेंगे, तो उस समय जो मुख्यमंत्री था ऑटो वॉन बिस्मार्क उसने उसका जर्मनी का एकीकरण कर दिया। तो कैसे किया था, तो आइए देखते हैं। तो प्रसा ने क्या किया, प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया। प्रसा ने क्या किया, राष्ट्रीय एकीकरण मतलब देश के एकीकरण को एक साथ आंदोलन किया। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस ने 3 युद्ध में प्रसा की जीत हुई। मतलब 7 वर्ष के दौरान, 7 वर्ष जब वहाँ पर जर्मनी ने सोचा कि हमें करना है, तो जर्मनी फिर प्रसा के पास गया। तो प्रसा के जो मुख्यमंत्री था उसने उसको बताया कैसे करना है। तो उन्होंने 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस ने तीनों युद्ध में प्रसा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया इस प्रकार से क्या हुई, पूरी हुई जनवरी 1871 में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व किया और फिर 7 वर्ष लड़ाई हुई। तो लड़ाई में ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस के 3 युद्ध में, यानी ऑस्ट्रेलिया के युद्ध, डेनमार्क और फ्रांस के ये तीनों युद्ध में प्रसा की क्या हुई, जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया इस प्रकार से पूरी, इस प्रकार से उसने जर्मनी का एकीकरण हो गया। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। ये विकल्प का एक क्वेश्चन है, पेपर में बहुत पूछा गया कि जर्मनी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। अगला हमारा क्वेश्चन है इटली का एकीकरण। तो इटली का एकीकरण कैसे हुआ, तो आइए देखते हैं।
तो जर्मनी का तो आपको समझ में आ गया कि जर्मनी के एकीकरण में यहाँ पर क्या हुआ था। जर्मनी के एकीकरण में यूरोप की सरकार ने बहुत सोचा कि हम जर्मनी का एकीकरण करके ही रहेंगे, मतलब जर्मनी को अपने कब्जे में लेके रहेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए। इसके पास क्यों नहीं कर पाए कि जो फौज या ताकत थी, तो जर्मनी के पास जो ताकत थी तो उन्होंने उसको दबा दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ, यूरोप की सरकार ने यहाँ पर प्रेसा के पास गए और प्रेसा के पास जाने के बाद उन्होंने कहा कि हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि हम जर्मनी का एकीकरण करके ही रहेंगे। उसने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस के जितने भी युद्ध थे उसमें प्रेसा की जीत हुई और इस प्रकार से यहाँ पर इटली की प्रक्रिया, जो एकीकरण की प्रक्रिया थी, वो समाप्त हुई या फिर पूरी हुई। इटली का एकीकरण में क्या हुआ कि 19वीं शताब्दी के मध्य इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। इटली में जब एकीकरण की बात हुई तो 19वीं शताब्दी के मध्य जो था इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। इनमें से केवल एक राज्य सार्डिनिया, पीडमांट एवं इतालवी राजघराने का शासन था। इस पर किसका शासन था? इतालवी राजघराने का शासन था। इटली के एकीकरण में 3 लोगों ने मदद की जिसकी वजह से इटली का एकीकरण संभव हो पाया। वो 3 लोग कौन से थे? ज्यूसेप्पे मैस्सिनी, काबूर और ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी थे। इनकी मदद से इटली का एकीकरण आपका कंप्लीट हुआ। अगला हमारा टॉपिक है वो है, तो आपको जर्मनी का आ गया समझ में, इसके बाद इटली का भी हो गया। इटली के एकीकरण में 3 लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका दी, वो है ज्यूसेप्पे मैस्सिनी, काबूर, ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी। अब ब्रिटेन का एकीकरण कैसे हो गया, तो आइए इस चीज़ को हम समझते हैं। हमारा लास्ट ही टॉपिक है। तो ब्रिटेन नहीं, यहाँ पर ब्रिटेन सुधार लेना आप लोग। ब्रिटेन समाज में अंग्रेज, वेल्स, स्कॉट या आयरिश जैसी ढेर सारा समाज था। ब्रिटेन में क्या होता था, अलग अलग समाज के लोग रहते थे जिसे निर्जातीय कहते हैं। उन अलग अलग जातियों के समूह को क्या कहते हैं? निर्जातीय कहते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट और यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। कैसे हुआ? ब्रिटेन समाज में अलग अलग जाति के लोग रहते थे। जब वो अलग अलग जाति के लोग रहते थे जिसको निर्जाति कहते हैं, औद्योगिक क्रांति के बाद क्या हुआ, तो ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, मतलब बिगड़ गई थी। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ने मिलकर के पहले यूनियन और फिर यूनियन के बाद यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। इसके अंतर्गत होता क्या है, तो कुछ सालों बाद इसके अंदर आयरलैंड को भी जोड़ लिया गया। इस प्रकार ब्रिटेन को एक नया राष्ट्र घोषित कर दिया गया और जिसे यहाँ पर इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड को मिलाया जाता है तो यूनाइटेड किंगडम ऑफ, जैसे आप लोगों ने सुना होगा। तो इस प्रकार से यूनाइटेड किंगडम को मिला। पहले इंग्लैंड और स्कॉटलैंड और आयरलैंड तीनों से मिलकर के क्या बना? यूनाइटेड किंगडम। राष्ट्र के निर्माण की बात करें तो राष्ट्र के निर्माण में क्या हुआ, सबसे पहले जब उसका किसका ब्रिटेन का इटलीकरण हो गया तो राष्ट्रगान लिखी गई, अंग्रेजी को मुख्य भाषण बनाया गया और ब्रिटेन का राष्ट्रध्वज भी बनाया गया। किसके अंतर्गत? ब्रिटेन के एकीकरण के अंतर्गत। आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा वो इस पार्ट का, जब कोई देश साम्राज्यवाद, तो साम्राज्यवाद किसे कहते हैं? जब कोई देश अपने देश की शक्ति को बढ़ाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम साम्राज्यवाद कहते हैं। तो साम्राज्यवाद आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोई देश अपनी शक्ति को बढ़ाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम साम्राज्यवाद कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पहला लेसन पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। इसके बाद कुछ दिनों के बाद हम यहाँ पर जो भी सेट पेपर होंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है कि बायोलॉजी के मैं सेट पेपर अपलोड कर चाहूँ, यहाँ पर मैथ का भी एक सेट पेपर जो कि हमारा आधा अधूरा है, जल्दी ही मैं कल आपके लिए पूरी तरह से कंप्लीट कर दूंगा। और इसके बाद साइंस के भी मैं अब सेट पेपर की वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि अब सिलेबस को नहीं पढ़ना है, अब आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है, वो कि मैं यहाँ पर सेट पेपर के माध्यम से आप लोगों को करा रहा हूँ। तो ये बेसिक था, मैंने समझा दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम एक ही वीडियो में दूसरे लेसन को ख़त्म करेंगे, जो कि हमारा भारत में राष्ट्रवाद, भारत में किस प्रकार से लोगों के अंतर्गत राष्ट्रवाद हुआ, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले यही कहना चाहता हूं कि यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। पढ़ाई करते रहिए क्योंकि पढ़ाई इंपॉर्टेंट है और पेपर में आप अच्छा स्कोर कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।